नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ ये सदाकत आश्रम है पटना में। ऐतिहासिक इमारत है। 1921 में इसकी नींव रखी थी मौलाना मजरूल हक ने और महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने शिलान्यास किया था। यहाँ राजेंद्र बाबू ने आखिरी सांस ली थी, लंबे समय तक यहाँ रहे। इसलिए भारतीय राजनीति में इस जगह की अपनी खास जगह बनती है। और आज की तारीख में कांग्रेस का हेडक्वार्टर है बिहार में, सदाकत आश्रम। और मेरे साथ कांग्रेस के मुखिया बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बिहार की लड़ाई पर मैं आता हूँ। 40 सीटों का मामला है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। एनडीए के तमाम नेता मिल करके रैलियां करते हैं, प्रधानमंत्री के रोड शोज होते हैं, रैलियां होती हैं, लेकिन आपके गठबंधन के भीतर हर दल और हर दल का नेता अपनी अपनी यात्राएं कर रहा है, अपनी अपनी रैलियां कर रहा है। कहीं भी साथ मिलकर के लड़ने वाली बात दिखती नहीं है। आपने खुद ही कहा, भागलपुर की रैली, एक ही रैली अभी तक राहुल गांधी जी की हुई है और उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, वीआईपी के जो मुकेश साहनी जी हैं, वो सब लोग थे, सीपीआई सीपीएम सब थे। अभी 4 दिन पहले आदरणीय खड़गे जी आए थे यहाँ 2 जगह सभा करने। उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरजेडी भी उसमें शामिल थी, सीपीआई सीपीएम भी शामिल थी और मालवीय दीपांकर भट्टाचार्य जी भी थे। तो बाकी अब इतने बड़े देश में साउथ में बीजेपी का कम प्रभाव है। यहाँ पे वो लोग समझते होंगे कि शायद बिहार में हम बहुत सीट जीते थे पिछली बार, इस बार भी शायद उसको बचाने में लगे हों, वो ज़्यादा आए हैं, इस बात को मैं नहीं नकार सकता। लेकिन जो चुनाव की स्थिति है, सेंट्रल बिहार का जो चुनाव हुआ है, सीमांचल का जो चुनाव हुआ है और तीसरे और चौथे चरण का मतदान के बाद ये ज़रूर मेरा मानना है कि 1-2 सीट अगर गलती से आ जाए तो समझिए कि वही बड़ी बात हो। ये आपके दावे हैं, मैं दावों पर नहीं जाता हूँ। वो जनता अपना जनादेश देगी, नतीजा आ जाएगा 4 जून को, ये बातें साफ हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भी दावा ही करते हैं। हाँ, मैं और दावा करने का दावेदारियों से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कुछ वाजिब और जरूरी सवाल है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और 24 घंटे में आपके यहाँ वो कारपेट बॉम्बिंग करते हैं। वो हाजीपुर में होते हैं, वो पटना में होते हैं, वो छपरा में होते हैं, मुजफ्फरपुर में होते हैं। राहुल गांधी भी आपके नेता हैं और आप लोग भी हैं। मैंने मान लिया कि आप कहते हैं कि मेरे राष्ट्रीय नेता हैं, तो उनको देश के बाकी हिस्सों में जाना है। बाकी सारे दल तो आपके यहीं के हैं। आरजेडी यहीं की है, कम्युनिस्ट पार्टी खास करके माले वो यहीं की है। तो आप लोगों की साझा रैलियां, आप लोगों के साझा रोड शोज, आप लोगों के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने हुए? और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीए और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार के भीतर जो ताकत और जो शिद्दत से वो लगे हुए हैं, वो आपके साथ नहीं दिखता है। महागठबंधन के वर्कर्स और लीडर्स जहाँ कहीं भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ आरजेडी की जो ताकत है, वाम दलों की जो ताकत है और कांग्रेस की जो ताकत है, वो वर्कर्स नीचे सिंक्रोनाइज तरीके से सब एक साथ मिल के काम करते हैं। कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी की रैली होती है, उसमें कांग्रेस के लोग भी सब सारी तैयारी करके वहाँ रहते हैं, वाम दलों के लोग भी रहते हैं। तो चुनाव तो ऐसे ही होता है। केवल बड़ा नाम ले लेने से उसका कितना प्रभाव होने वाला है नीचे नहीं। यहाँ का सबसे अगर ज़्यादा कोई प्रभावी लीडर है तो वो तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी यादव आपके लिहाज से बिहार के सबसे प्रभावी नेता हैं, मान लिया हैं। 9 सीटें आपके पास हैं। कितनी सीटों के लिए उन्होंने रैलियां की? नहीं, प्रायः हर सीट पर रैली की है और हर कंस्टिट्यूएंसी में जा के रैली किया है तेजस्वी प्रसाद यादव ने। कांग्रेस की सीटों के लिए? कांग्रेस की सीटों की ही बात मैं कर रहा हूँ। बल्कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री की रैली में कम दिखते हैं। उनकी तबीयत खराब थी तो नहीं आए थे, लेकिन उसके पहले जब भी प्रधानमंत्री, हम लोगों की तबीयत नहीं खराब है, मैं सीधा बोल रहा हूँ। नहीं। और एक कारण जो बताया गया कि प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में नहीं, प्रधानमंत्री रोड शो में थे ना वो। अगर आप तथ्य को काट करके चाहेंगे रखना तो मुझे तथ्य पता है। तो मैं भी बताया ना कि भागलपुर में थे ना राहुल जी के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव, और वो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हाँ, तो नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के शपथ उसमें नॉमिनेशन में नहीं गए, इसका मतलब थोड़े है कि वो उनके साथ नहीं है। मैं तो ये बोल भी नहीं रहा हूँ कि उनके नॉमिनेशन में गए कि नहीं। मैं तो केवल बिहार तक अपने को सीमित रख के बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि नहीं जाते। एनीवेज, वो उनका मामला है। कम से कम 10। मेरा मामला आपसे है, मेरा सवाल आपसे है। आप एक पार्टी के मुखिया हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने 2 दलों के साथ गठबंधन किया
और 2019 में नीतीश कुमार उस गठबंधन के भीतर आ गए। और 2014, 2019 और 2024 उस गठबंधन के कन्फिग्रेशन में क्या बदलाव आ गया, या उस गठबंधन के खिलाफ मोदी सरकार के विरोध में कौन सा नैरेटिव खड़ा हो गया, कौन सा जन आक्रोश है कि आपको लगता है कि इस बार जो आपका गठबंधन है, जो पिछली बार भी था, जो मुख्य मुद्दा है इस चुनाव का, वो है बेरोजगारी, महंगाई और जनतंत्र को किस तरह कुचला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वैसे स्थिति दिल्ली हरियाणा में आपकी नहीं है, जैसे बिहार में भी आपके साथ नहीं दिख रहा। मेरा सवाल बहुत वाजिब है। आप एक पार्टी आपका सवाल हमेशा ही वाजिब होता है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, इसलिए मेरा काम है आपसे सवाल करना। अरविंद केजरीवाल को लेकर के आपने जो बात कही है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी राय, अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुए थे उस समय कांग्रेस के लोगों की राय थी, या आज जो कांग्रेस के लोगों की राय अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के लड़ने के बाद है, किधर आप हैं, इस तरफ या इस तरफ? हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे, आपकी पार्टी में पप्पू यादव आए, पार्टी का विलय करा लिया उन्होंने, टिकट उनको नहीं मिला, और लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया की सीट आपसे ली थी, औरंगाबाद की सीट आपको नहीं मिली, बेगूसराय की सीट आप चाहते नहीं मिली, पूर्णिया की सीट आप चाहते थे नहीं मिली। हम लोग को 9 सीटें जो मिली, हम लोग उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो सीटें नहीं मिली वो उस पर कोई बात नहीं करनी है। नहीं, लेकिन जब अलायंस होता है हाँ, तो हो सकता, महाराजगंज की सीट आरजेडी लड़ती रही, भागलपुर की सीट आरजेडी लड़ती रही, आज कांग्रेस लड़ रही है। पार्टी में जो कांग्रेस का अध्यक्ष है राहुल गांधी जी हैं, ये लोग सर्वमान्य लीडर हैं। इन लोगों ने जब फैसला कर लिया अलायंस का, तो उसमें कौन, मेरा सीट आया कि नहीं, राजेश राठौर का सीट आया कि नहीं, किसी और का सीट आया कि नहीं, ये फिर सवाल बचता नहीं। तो पप्पू यादव की पार्टी का विलय आपकी मर्जी के या आपकी सहमति के साथ हुआ, नहीं हुआ? उसमें मेरी मर्जी से कैसे हो सकता है? पप्पू यादव जी तो मेरे पास तो कभी नहीं आए थे कि हम जा रहे हैं तो मर्ज आला करने। कमान के कहने से विलय हुआ? अब किसके कहने से हुआ मुझे नहीं मालूम। पूर्णिया की सीट हम नहीं लड़े हैं। पूर्णिया की सीट आप नहीं लड़े हैं। औरंगाबाद और बेगूसराय, कन्हैया कुमार को आपने बेगूसराय में टिकट नहीं दिलवा पाए। कन्हैया लड़ रहे हैं दिल्ली से, लड़ रहे हैं, ये पूरे देश को मालूम है। मैं ये चाहता हूँ, हाँ, तो मैं पार्टी के मुखिया हैं, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, देश में प्रतिपक्ष का आपसे सबसे बड़ा, आपको जितना मालूम है उतना ही मालूम है कांग्रेस के बारे में, सबसे कम बड़ा से कम। सबसे बड़ा दल अखिलेश जी, आप तमतमाएंगे तो जवाब नहीं, तमतमाएंगे नहीं, हमको समय का कमी है। मैं पहले जानता हूं, लेकिन नेता थोड़ा संयम के साथ बात करता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को, जिस पार्टी के पास, ठीक है, एक सीट आपके पास आई, आरजेडी के पास नहीं थी, पिछली बार आपके पास आई, लेकिन कांग्रेस को, आपके गठबंधन को बिहार का मतदाता वोट दे, उसका आधार क्या है? मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के बयान नहीं चाहता। उसका आधार है मेरा मैनिफेस्टो। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय किए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, फिर गाड़ी से उन्होंने इम्फाल से और बॉम्बे तक की यात्रा की थी इस चुनाव से पहले, और करोड़ों नौजवानों से मिले, लाखों महिलाओं से मिले, लाखों किसानों से मिले, लाखों मजदूरों से मिले। उसके बाद हमारा मैनिफेस्टो बना है, और मेरा मैनिफेस्टो हवा हवाई नहीं है। इस देश में, जो मैं पहले आपको कहा कि किसानों की आमदनी दुगना करने की बात करते थे प्रधानमंत्री जी 2022 में, आमदनी दुगनी नहीं हुई, लागत खर्च जरूर तिगुना चौगुना हो गया। हम लोग इसी देश में 72,000 करोड़ रुपए का लोन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का माफ़ किया था। इस 10 साल में क्या हुआ? 22 अरबपतियों को, अरबपति परिवार का 16 लाख करोड़ माफ़ हो गया। लेकिन किसानों का ऋण माफ़ नहीं होता है। किसानों के लिए आमदनी दुगनी करने की बात जरूर होती है, लेकिन उसमें उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती है। तो असली सवाल तो ये है, और मैनिफेस्टो में हम लोगों ने ये किया कि हर गरीब परिवार के एक महिला को हम लोग 1 लाख रुपया देंगे साल में। हर युवा को जो बेरोजगार है उसको अप्रेंटिसशिप के तौर पर 1 लाख रुपया देंगे। 400 रुपये का मिनिमम मजदूरी देंगे। हम ही लोग मनरेगा लाए थे। तो हम लोग ये सब अपने मैनिफेस्टो में कहा है। जो एमएसपी है उस पर कानूनी गारंटी देंगे।
आपका विरोधी जो कहता है, मैं आपके विरोधियों की बात आपके सामने रखता हूँ। स्वामीनाथन कमीशन 2005 ही में आया, आपकी सरकार 2014 तक रही। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आपकी सरकार ने लागू क्यों नहीं किया? किसानों के हितैषी बनते हैं तो। दूसरा, 2006 से लेकर 2012 के बीच में देश में किसान हर साल 10,000 के आसपास खुदकुशी करता रहा। ये आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है। बोल जाइए, मैं उस विभाग में काम किया हूँ श्रीमान जी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ जानना कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट और किसानों की खुशी को लेकर के स्वामीनाथन जी, जब मैं कृषि मंत्री था, मेरे साथ राज्यसभा में काम किए हैं और उनकी जब रिपोर्ट आई है उसके बाद सरकार के लिए 3 साल बचा था, ठीक है। और 2006 के नवंबर रिपोर्ट आई। नहीं, वो जो फिर उस पर साहब का एक कमेटी बना था, उसमें एक ये था, उस समय 10% पर किसानों को ऋण मिलता था। हुड्डा साहब की कमेटी बनी, उन्होंने एक सिफारिश उन्होंने ये भी किया था कि भाई इस देश में आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो ऋण मिलता था 8% पर और किसानों को ऋण मिलता था 10% पर। उसी की सिफारिश का एक हिस्सा ये भी था और आज जो 4% पर ऋण मिल रहा है उसी हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट पर ही है। एमएसपी पहली पंचवर्षीय योजना से अगर हम ही पंचवर्षीय योजना तक चले आइए, मैंने ही घोषणा किया था 10 रुपये, 20 रुपये, कभी 50 रुपये हर बजट में बढ़ता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ था और हमने ही घोषणा किया था लोकसभा में, जो 550 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत हुआ करता था स्वर्गीय वाजपेयी जी के हुकूमत में, उसको सीधे हम लोगों ने 1100 रुपये प्रति क्विंटल किया था। अगर 2006 का बात कर रहे हैं तो 2006 का ये भी आपको याद रखना चाहिए। जो 640 रुपया था उसको हम लोगों ने 1280 रुपया गेहूँ का किया था। उसी तरह से तिलहन, दलहन, शुगर केन सबका बढ़ाने का काम हुआ था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जो अभी नहीं हो रहा है। और किसान का 3 बिल ले आए थे ये लोग, बिल कैसे कैसे वापस हुआ है, किस तरह से बैरिकेडिंग करके लगता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है। तो कौन किसानों का हितैषी है और कौन नहीं है, ये सबको मालूम है। एक सवाल जो आपके विरोधी हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके 9 उम्मीदवार हैं बिहार के भीतर, लेकिन आप ज़्यादातर समय अपने बेटे के लिए लगा रहे हैं महाराजगंज। ये कब हुआ है घोषणा? मैं तो एक आरोप, ये तो छठे चरण का है। हाँ। नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई मेरा ऐसा उम्मीदवार नहीं है जहां मैं खुद नॉमिनेशन कराने नहीं गया हूं, जहां मैं सभा नहीं किया हूं। तो ये सब निराधार आरोप और बनावटी आरोप लोग लगाते रहेंगे। मेरा बेटा भी कांग्रेस का उम्मीदवार है तो उसके लिए भी काम करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं मुजफ्फरपुर में सभा किया हूँ, मैं समस्तीपुर में जाके सभा किया हूँ। उसको, उस लड़के को तो मैं ही यहाँ से ले गया था, चौपर में अंतिम में हुआ था घोषणा। उसके कई बार मैं गया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, कल ही या परसों सासाराम में कराया हूँ, कल पटना में कराया हूँ। बाकी आरोप लगने के लिए करते रहते हैं। आपके विरोधी एक और आरोप लगाते हैं। मेरा सवाल ये आखिरी है कि आपकी लालू जी की बहुत क्षमता है और आपने लालू जी के साथ मिल करके टिकट जो है वो अपने मुताबिक तय करवाया और उसमें पप्पू यादव मारे गए, आपके बेटे को टिकट मिला। मेरा बेटा तो पिछली बार भी लड़ा था, आपको शायद मालूम नहीं है कई चीज़ें। मुझे मालूम है। तो उस समय भी मेरा बेटा ही था। ये आरोप है आप, और वो कांग्रेस में काम करता है। पप्पू जी कांग्रेस में नहीं काम किया है। हाँ। पप्पू जी की पत्नी जरूर कांग्रेस में लंबे समय तक काम की, पिछली बार लड़ी थी, राज्यसभा में मेरी सहयोगी हैं। अब पप्पू जी को टिकट नहीं मिला तो हम पे आरोप कैसे लग सकता है? पप्पू जी का बड़ा पर्सनालिटी, पप्पू जी को राहुल जी से जान पहचान, सोनिया जी से जान पहचान, प्रियंका जी से जान पहचान, खड़गे जी से जान पहचान, उसके बाद नहीं। लेकिन वे दावा करेंगे पूर्णिया की ज़मीन जो है वो मैं अपने पास रखूंगा और बताऊंगा कि तो हमको खुशी होगी। धोखा देने का मतलब क्या होता है। मेरी शुभकामनाएं। जी, आपने बात की, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।